चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का यूनिट 6। बहुत सारे बच्चे कमेंट में बोल रहे थे कि सर मैन्युफैक्चरिंग आप स्टॉप कर दिए हैं, आप लेक्चर को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज हम मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट 6 का लेक्चर लेकर हम आपके सामने समक्ष हाजिर हुए हैं साहब। और आज के लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 15 की शुरुआत करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पावर हैमर। बहुत ही इजी चीज है साहब पावर हैमर। मान लीजिए आप जो हथौड़ा होता है ना हैमर, हथौड़ा, आप उसको हाथ से ठोक रहे हैं तो पावर आप कहां से दे रहे हैं साहब? मस्कुलर पावर दे रहे हैं, हाथ से पावर दे रहे हैं, है ना। और किसी भी चीज को आप लगातार ठोकते हैं, मान लीजिए दीवार में कांटी ठोकना है तो उस कांटी को आप बार बार मार रहे हैं, किस चीज से मार रहे हैं? हथौड़ा से मार रहे हैं। और पावर कहां से आ रहा है? आपके बॉडी से आ रहा है, मस्कुलर पावर। ठीक है, लेकिन जब उसी पावर को सप्लाई हम करेंगे मोटर के द्वारा रिपीटेडली, है ना, अब आपको मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, अब आपको काफी हैवी जो लोड है उसके ऊपर में हैमरिंग करना है, जो हाथ से पॉसिबल नहीं है साहब। तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? पावर हैमर। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं पावर हैमर के, है ना। आप देखे होंगे पुराने बिल्डिंग को मान लीजिए तोड़ना है, छत को तोड़ना है, पावर हैमर का इस्तेमाल करते हैं ना, ढक 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 ढक, कितना वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है आप देखे होंगे, ऐसे ऐसे ऊपर और नीचे। तो जो ऊपर नीचे बार बार हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और पावर कहां से आता है? वहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई से पावर आता है ना, बाय द हेल्प ऑफ मोटर पावर का सप्लाई होता है। कुछ कुछ तो आपका ये होता है इन द सेंस कि क्या, उसमें ऑयल भर देंगे और ऑयल से चलेगा आपका, यानी पेट्रोल भर देंगे, डीजल भर देंगे, उसके बाद वो आपका पावर हैमर काम करता है ना। तो ये क्या करता है जनरली, इसमें हम लोग कैम इस्तेमाल करते हैं और क्रैंक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मेन फंक्शन होता है रोटेरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलना। वो रोटेरी मोशन करेगा और हमको तो जो हैमर है उसको तो हमको लीनियर मोशन कराना है ना। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? क्रैंक और कैम मैकेनिज्म से समझाएंगे आपको। मान लीजिए पुराना रोड को तोड़ना है और पुराने रोड को तोड़ के नया रोड बनाना है, तो भी हम लोग एक तरह का पावर हैमर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम लोग इंडस्ट्री में पावर हैमर का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी हैवी मेटल को हॉट करके उसके शेप एंड साइज को चेंज करने में मदद करते हैं। या मान लीजिए अगर हमने डाइस का इस्तेमाल कर दिया तो प्रॉपर शेप हमको मिलता है। ठीक है, जैसे डाइस का अगर हम इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे ये डाई है, ये फिक्स डाई रहेगा, यहां भी एक डाई है, इसका कुछ शेप है, तो जब ये वर्कपीस के ऊपर में फोर्स लगाएगा तो जिस शेप का डाई है उस शेप का आपका वर्कपीस शेप ले लेगा, है या नहीं। तो बहुत ही इजी है, ये पावर सोर्स है, देख सकते हैं यहाँ जो गियर और क्रैंक मैकेनिज्म से एक्चुअली वहां पर गियर लगे हुए हैं। पावर सोर्स जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये रैम है, रैम का मूवमेंट अप एंड डाउन होता है और रैम में हमने कनेक्ट किया है हैमर, तो रैम ही अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। ठीक है, और ये वर्कपीस है, इसी के ऊपर में ये फोर्स लगाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, फिर फोर्स लगाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, और ये प्रोसेस रिपीटेडली चलता रहता है, जिसको हम लोग रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। और नीचे वाला है जो सबसे बड़ा सपोर्ट है दैट इज कॉल्ड एनविल। एनविल ही एक तरह का सपोर्ट है जिसके ऊपर में हम लोग डाई को फिक्स करते हैं, वर्कपीस को फिक्स करते हैं, और ऊपर में रैम की मदद से जो हैमर होगा उस कब रिपीटेड ब्लोज हम लोग वर्कपीस के ऊपर में करवाते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है साहब, समझ गए। अब आपने देखा होगा कि अब पहाड़ में पत्थर तोड़ना है, नहीं तोड़ते पत्थर, बड़े बड़े चट्टान को अगर तोड़ना है तो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक तरह का पावर हैमर, है ना, जहां पर वो क्या करता है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन पावर हैमर प्रोड्यूस करता है। और एक ही पॉइंट पर अगर वो बहुत स्पीड से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है तो पत्थर टूट जाता है। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पावर हैमर। ठीक है, हमने बहुत सारा आपको एप्लीकेशन बताया पावर हैमर का, इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है पावर हैमर का। ठीक है, तो देखिए, ए पावर हैमर इज अ फोर्जिंग मशीन यूज्ड टू शेप हॉट मेटल बाय अप्लाइंग रिपीटेड हैवी ब्लोज। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ए पावर हैमर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सन ऑफ रोटेरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन व्हिच प्रोड्यूसेस इंपैक्ट फोर्स। इंपैक्ट फोर्स का मतलब होता है झटका, झटका से जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट फोर्स ऑन द वर्कपीस। और ये बार बार होता है साहब, है ना।
देखिए क्या है इसका वर्किंग। पावर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ट्रांसमिटेड टू अ क्रैंक और कैम मैकेनिज्म विच कन्वर्ट्स रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द रैम। सिंपली जो आपका गियर और क्रैंक लगा हुआ है वो क्या करता है, रोटरी मोशन को कन्वर्ट करता है लीनियर मोशन में, और ये रैम ही लीनियर मोशन कर रहा होता है ऊपर नीचे, जिसको हमने बोला रेसिप्रोकेटिंग मोशन। द रैम इज लिफ्टेड अपवर्ड and then allowed to fall downward due to gravity and applied force। जब भी रैम नीचे आएगा तो ग्रेविटी भी कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है, that is called गुरुत्वाकर्षण, नहीं applied force। the falling ram strikes the workpiece। जब रैम नीचे आएगा वो सीधा वर्कपीस को हिट करेगा, placed on the anvil, जो एनविल के ऊपर में रखे हैं, producing forging action। और इसी को तो हम लोग फोर्जिंग बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या करना है, रिपीटेड फोर्स लगाते रहना है, दैट इज कॉल्ड फोर्जिंग। कंटिन्यूअस पावर सप्लाई रिजल्ट्स इन रैपिड एंड रिपीटेड ब्लोज, है ना, पावर सप्लाई कंटिन्यू रहेगा और ये रेगुलरली आपका रेसिप्रोकेट करता रहेगा, विच प्लास्टिकली डिफॉर्म। प्लास्टिकली का मतलब होता है, प्लास्टिक स्टेट का मतलब होता है साहब कि अब जो वर्कपीस है वो ऐसे स्टेज में चला जाएगा जहां से वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ सकता है। लोहा को पीट के उसका शेप को चेंज कर दी, अब क्या वो फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर अपने आप आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि वो मेटल चला गया है प्लास्टिक स्टेट में, है ना, विच प्लास्टिकली डिफॉर्म द मेटल इनटू द रिक्वायर्ड शेप। जिस तरह का शेप चाहिए फाइनली हमको उस तरह का शेप मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि इट इज यूज्ड फॉर फोर्जिंग एंड शेपिंग हॉट मेटल, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल फोर्जिंग हैमर की बात कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, जहां पर हॉट मेटल को पीट पीट के उसके शेप एंड साइज को चेंज किया जाता है, और जो शेप हमको चाहिए दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड शेप, उस शेप में हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। इट प्रोड्यूसेस हैवी एंड रिपीटेड ब्लोज, ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि ये पावर हैमर है और पावर हैमर बहुत ज्यादा लोड प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन फोर्जिंग, प्रोडक्टिविटी को भी ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि आप हाथ से कोई भी काम करोगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इट विल कंज्यूम योर टाइम, है ना, लेकिन और आपका काम भी नहीं होगा। तो अगर हम पावर हैमर का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटपुट बाय इनपुट, है ना। इट इज सुटेबल फॉर मीडियम एंड हैवी फोर्जिंग वर्क। मीडियम और हैवी फोर्जिंग वर्क को हम लोग आराम से पावर हैमर की मदद से कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा टॉपिक और बहुत ही आसान टॉपिक है आपका पावर हैमर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसके थ्योरी को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, और अपने कॉपी में, और एग्जाम में इस डायग्राम को आप बना दीजिएगा। आपका मार्क्स कहीं नहीं कटेगा, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। पावर हैमर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाता है एग्जाम में, और इसी लेक्चर के साथ यानी कि लेक्चर नंबर 15 के साथ आपका यूनिट 6 कंप्लीट होता है। अब जो भी पार्ट बचा है वो न्यूमेरिकल पार्ट बचा है, जिसको हम थ्योरी को कंप्लीट करके आपको न्यूमेरिकल पार्ट को कवर कराएंगे, ठीक है साहब। तो चलिए ठीक है, हम लेक्चर नंबर 15 को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर यानी यूनिट 7 में हम लोग पढ़ेंगे फोर्जिंग लॉसेस क्या होता है और फोर्जिंग डिफेक्ट क्या होता है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए साहब, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।